मैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, रामदयालु सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर, पूर्व सीनेटर बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, महासचिव पूर्व महासचिव बिहार विश्वविद्यालय सेवा शिक्षक संघ एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक महासंघ। आज आपके सामने बिहार के शिक्षण संस्थानों की दशा एवं दिशा और उसमें सुधार पर चर्चा के लिए जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। इसका क्षेत्र, इसका स्कोप काफी बड़ा है, इसलिए आज के दिन मैं सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर ही अपने को केंद्रित करूंगा। किसी दूसरे दिन मैं टेक्निकल एजुकेशन में जो परेशानियां हैं उस पर आपके साथ लाइव होने का प्रयास करूंगा। पहले हम बिहार सरकार के शिक्षा बजट पर बात करना चाहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 2020 और 21 के बजट में टोटल बजट का जो प्रोविजन है वह 2,11,791 करोड़ रुपए का है, 1,000 करोड़ रुपए का है। उसमें शिक्षा का बजट 35,191.05 करोड़ का है। यानी सरकार का कहना है कि वह लगभग 19.6% अपने बजट का शिक्षा पर खर्च कर रही है। और सरकार का यह भी दावा है कि वह सबसे ज्यादा शिक्षा पर ही खर्च कर रही है। मसलन हेल्थ केयर पर उसका खर्च 10,000 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा है। वहीं रोड कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर उसका खर्च 17 करोड़ के करीब है, 17,000 करोड़ के करीब है। ग्रामीण विकास पर कुल बजट का 12.6% खर्च किया जा रहा है। यानी सरकार के दावे को अगर माना जाए और जो सही भी होगा तो शिक्षा पर आवंटन सबसे ज्यादा है। बिहार में शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। फिर आखिर इस चर्चा को करना क्यों पड़ा? इसलिए कि जब मैं जो संभावित चुनाव है तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का, जिसके लिए मैं पिछले 3 वर्षों से विभिन्न विद्यालयों में, वित्तरहित विद्यालयों में, इंटर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस में और अंगीभूत महाविद्यालयों में घूम रहा हूं, तो वहां की स्थिति को नजदीक से जानने का मौका मिला और मुझे ऐसा लगा कि अब इस पर चर्चा आवश्यक हो रही है। आपने देखा कि जो हमारे प्राथमिक और मध्य विद्यालय हैं वहां पर बच्चों को आकर्षित करने के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन इस कार्यक्रम में इतनी लूट है हर स्तर पर कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये वास्तविक उद्देश्यों से भटक रहा है।
जहां तक मूलभूत सरकार का कहना है कि हम शिक्षा के कुल बजट में से 68%, 68% शिक्षकों के तनख्वाह पर, पेंशन पर, उनके बच्चों को इंसेंटिव देने के लिए, उनको अवार्ड्स देने के लिए, उस पर हम खर्च कर रहे हैं। और 32% की राशि मिड डे मील या फिर मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, विभिन्न तरह के स्कॉलरशिप्स या फिर छात्रों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न तरह के इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, उस पर खर्च हो रहा है। तो ये आखिर 32% जो इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य दूसरे कार्यों में खर्च हो रहा है, वास्तव में वह स्कूलों में कितना पहुंच पा रहा है, ये एक प्रश्न है। स्कूलों के भ्रमण करने के बाद ऐसा लगता है कि वहां की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है किसी भी मामले में। मिड डे मील में जो भोजन प्रिस्क्राइब्ड है वो नहीं मिलता है, बदल बदल के खाना है। मेनू बाहर लिखा हुआ है, जरूर है, लेकिन क्योंकि इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि वहां कोई इस बात को लेकर बोलने वाला नहीं है कि आखिर इस मेनू के मुताबिक और जो मेनू में निर्धारित वजन है उसके मुताबिक बच्चों को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। स्मार्ट क्लासेज बनाए गए हैं। एक अवधारणा यह है कि स्मार्ट क्लासेज में बाहर से संचालित करके और बच्चों को ज्यादा अच्छे ढंग से शिक्षा दी जाएगी, लेकिन हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि 70 के दशक में जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल थे उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी थी। एक सीट ऑफ लर्निंग थे वो, और वहां के बच्चे मेधावी बनकर निकलते थे, आगे बढ़ते थे और फिर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में वो आगे अव्वल आते थे। खास करके गणित में उनकी स्थिति इतनी अच्छी होती थी जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज स्मार्ट क्लास है, लेकिन स्मार्ट क्लास सही में जो उसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। आईटीसी की तरह आपने कंप्यूटर भी लगाए हैं, लेकिन उन कंप्यूटरों में चूंकि कंप्यूटर ऑपरेटर ज्यादातर विद्यालयों में नहीं है, इसलिए उन पर धूल पड़ा हुआ है, वायरस लग गया हुआ है, वो काम करने की स्थिति में नहीं है। नाइट गार्ड्स की कमी है जिसके कारण चोरी हो रही है, और वहां के जो प्रधानाचार्य हैं वो रात में भी अपने घर में ठीक से नहीं सो पाते हैं कि पता नहीं रात में स्कूल में उनके चोरी ना हो गई हो। तो हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पर लगाते हैं तो फिर अगर उसकी सुरक्षा के उपाय नहीं करते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकल पाता है। मैंने ये भी देखा कि जो प्रधानाचार्य हैं स्कूलों के, माध्यमिक स्कूलों के, और उनके साथ 3, 4, 5 शिक्षक केवल सरकार के द्वारा जो परीक्षा की जा रही है, जो बातें पूछी जा रही हैं, उसके जवाब देने में लगे हुए हैं। उनका काम साइकिल बांटना रह गया हुआ है, उनका काम पोशाक बांटना रह गया हुआ है। और इस तरह से जो पढ़ाने लिखाने का जिस काम के लिए उनको रखा गया है विद्यालयों में, वो काम वो नहीं कर पा रहे हैं। यानी शिक्षा देने के अलावा उनसे बाकी सभी काम किए जा रहे हैं। क्यों नहीं सरकार अगर इस तरह की योजना लागू कर रही है, बहुत अच्छी योजनाएं हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं,
लेकिन उन योजनाओं को लागू करने के लिए आप अलग से कर्मियों की नियुक्ति कर दें। प्रधानाचार्य या शिक्षक को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ताकि वो कंसंट्रेट कर सकें पढ़ने लिखने। पहले हम लोग सुना करते थे, या हम लोग जब बच्चे थे उस समय स्कूलों का इंस्पेक्शन हुआ करता था। ऊपर के पदाधिकारी आके बच्चों से सवाल करते थे और उसके आधार पर उस स्कूल का मूल्यांकन होता था। लेकिन आज क्या स्थिति बनी हुई है? आज स्थिति बनी हुई है कि वहां जो बड़े पदाधिकारी जाते हैं उनकी नजर प्रधानाचार्य से कैसे दोहन किया जाए उस पर होती है। मैं एक स्कूल में जब घुसा तो प्रधानाचार्य ने कहा कि भाई आप जब घुसे तो हमको लगा कि कोई उच्च पदाधिकारी आ गया, और मैं डर गया कि आज होने वाला है, क्या हमसे मांगा जाएगा। जब आपको देखा है तो तसल्ली हुई है कि नहीं साहब, आप एक उम्मीदवार के रूप में यहां पर आए। तो सारे लोगों की अपनी अपनी व्यथा है। क्लासरूम टीचिंग का एक बड़ा भारी महत्व है, जहां छात्र और शिक्षक आमने सामने बात करते होते हैं। छात्र पढ़ते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, उनकी जो परेशानियां होती हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। मैंने कई वित्तरहित और अनुदानित विद्यालयों में मैंने भ्रमण किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि उन सारे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेंच है, डेस्क है, कुर्सियां हैं, पंखे हैं, चारदीवारी है, बड़ा सा फील्ड है, लेकिन सरकार उनका अधिग्रहण नहीं कर रही है और कह रही है कि हम वहां उस ग्राम पंचायत में +2 स्कूल खोलेंगे। +2 स्कूल कहां खोले जा रहे हैं? मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित किया जा रहा है। उनका नाम उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, 9 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय और 9 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रखा जा रहा है। यानी उसी 5-6 कट्ठे जमीन में आप 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल की इमारत खड़ा करके आप काम निकालना चाहते हैं। लेकिन उसी ग्राम पंचायत में अगर कोई वित्त रहित अनुदानित विद्यालय है तो उसका अधिग्रहण आप नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए कि कहीं ना कहीं जो नौकरशाह बिहार के हैं वो ये समझते हैं कि अगर हम उसका अधिग्रहण करेंगे तो हमको वहां के शिक्षक और कर्मियों को वेतन देना होगा। आखिर वहां से बच्चे तो पास कर रहे हैं, वहां आप अनुदान भी दे रहे हैं पास के आधार पर, उनको डिग्रियां भी मिल रही हैं, मैट्रिक भी पास कर रहे हैं, +2 भी पास कर रहे हैं। लेकिन उनको आप लेने से अपने को अलग रख रहे हैं और इससे परेशानियां बढ़ रही हैं। उन शिक्षकों के बीच में फ्रस्ट्रेशन है, उदासीनता है। क्वालिटी एजुकेशन की बात हम करते हैं कि स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन हो, बहुत अच्छी बात है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी ही चाहिए, बिहार में इसकी कमी है। लेकिन हम शिक्षकों को उचित वेतन नहीं देना चाहते हैं। ये दोनों बात साथ साथ तो नहीं चल सकती। आप मजदूरों की मजदूरी बढ़ा रहे हैं, आप दूसरे सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं उनके पैकेज बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार का शिक्षक, जिसका आपने नियोजित शिक्षक नाम दिया हुआ है, वो सारी सुविधाओं से वंचित है। उसका वेतन कम है। उसी विद्यालय में जो दूसरे शिक्षक, पुराने शिक्षक हैं, उनके वेतन कहीं उनसे ज्यादा है। उनकी सेवा शर्तें नहीं है, उनकी सेवा नियमावली नहीं है, जिसके कारण उनके ट्रांसफर्स नहीं होते हैं, उनके पीएफ नहीं कटते हैं, उनको और जो ग्रेचुइटी या जो न्यू पेंशन स्कीम में जो उनको उसकी सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। 2006 से अब वो सेवानिवृत्त भी होना प्रारंभ हो गए हुए हैं और सेवानिवृत्ति के दिन उस महीने के वेतन के सिवा उनको कुछ नहीं मिलता है। तो सोचने वाली बात है कि आखिर कैसे
आप स्कूली शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। स्कूल में कुछ विषय में काफी शिक्षक हैं और कुछ विषय में शिक्षक हैं ही नहीं। कहीं पर शिक्षकों की संख्या किसी विद्यालय में बहुत ज्यादा है और कहीं शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं तो कुछ जटिलता है जिसके कारण आप छात्रों के मुताबिक शिक्षकों की संख्या और सब्जेक्ट के मुताबिक, विषय के मुताबिक शिक्षकों की संख्या, शिक्षकों की पदस्थापना आप नहीं कर पा रहे हैं। अगर विषय के शिक्षक नहीं होंगे तो फिर वो बच्चा पढ़ेगा कैसे? प्रयोगशालाओं की क्या स्थिति है आप देख रहे हैं कि अगर साइंस के स्टूडेंट को प्रयोग नहीं कराया जाए, एक्सपेरिमेंट वो नहीं करे, वो प्रयोगशालाओं में नहीं जाए, तो फिर क्या साइंस वो पढ़ रहा है? लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में लगभग बिहार के सभी विद्यालय, उच्च विद्यालय और महाविद्यालयों में प्रयोगशालाएं ने काम करना बंद कर दिया हुआ है। लेबोरेटरीज बिल्कुल बंद है, धूल जमे हुए हैं उस पर। कुछ अपवादों को छोड़ा जा सकता है, लेकिन उससे तो काम नहीं चलने वाला है। हम तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए निश्चित रूप से आपको अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा और नीतियों में बदलाव करके एक लुक्रेटिव वेतन, एक ऐसा वेतन जिसको लगे उनको कि हम वो एक अच्छे ढंग से हम जीवन जी रहे हैं, वो आपको देना ही होगा। अन्यथा अच्छे लोग, मेधावी लोग स्कूली शिक्षा के लिए नहीं मिलेंगे। उसी तरह से आप अगर बिहार के इंटर कॉलेजेस को देखें तो ये 80 के दशक में इंटर कॉलेजेस थे। अब सरकार कह रही है कि वो इंटर कॉलेज रहे ही नहीं। उनकी नियुक्ति व्याख्याता के रूप में हुई थी, वो प्रोफेसर्स थे। आज वो शिक्षक हो गए और तरह तरह के बंधनों को लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनको बीएड करना पड़ेगा। जिस समय उनकी नियुक्ति हुई थी उस समय जो अर्हता थी उसको वो पूरा कर रहे थे। लेकिन आज के दिन में सवालिया निशान उठाए किए जा रहे हैं। बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल बंद हो चुका है और जो उनको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अंतर्गत ही के शिक्षकों को काम करना पड़ रहा है। आप अपनी शर्तें थोप रहे हैं, लेकिन उनको जो अनुदान आपने छात्रों के पास के आधार पर तय किया हुआ है, वो भी अनुदान उनको पिछले 6-7 वर्षों से नहीं मिला है। ये आपने तय किया है, सरकार ने तय किया है, बिहार की सरकार ने तय किया है। बजटरी प्रोविजन है जब अगर तय हुआ है, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। कौन इसका जवाबदेह होगा? तो बिहार के नौकरशाह क्या चाह रहे हैं? ये किनको शिक्षा से वंचित चाहते हैं? मैं बार बार इस बात को, इस सवाल को उठाता हूं कि बिहार में 1990 से 30 वर्ष आज हो गए सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है। लेकिन अगर बिहार शिक्षा के में पिछड़ेगा, बिहार की स्कूली व्यवस्था अगर मजबूत नहीं होगी, बिहार के शिक्षक अगर सुखी संपन्न नहीं होंगे, तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? दलित के बच्चों को भुगतना पड़ेगा, अकलियत के बच्चों को भुगतना पड़ेगा। पिछड़े वर्ग से जो हमारे बच्चे आते हैं उनको ज्यादा वो प्रभावित करेगा। पिछड़े वर्ग में भी जो संपन्न लोग हैं वो बच्चे को यहां नहीं रखेंगे, दिल्ली पढ़ा लेंगे। लेकिन पिछड़े वर्ग में वह जो अभी तक अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा है निचली पौधान पर खड़ा होकर, उसके लिए कभी सोचा है क्या? तो एक तरह से हम लोग बिहार को एक अंधेरे में ले जाने का काम कर रहे हैं। यही बिहार है जहां की स्कूली शिक्षा बहुत ही मजबूत हुआ करती थी।
आप महाविद्यालय की चर्चा, इंटर कॉलेजेस की चर्चा हमने की। देखिए उसी तरह से वित्तरहित अनुदानित डिग्री कॉलेज हैं सर बिहार के अंदर, उनकी भी अलग समस्या है। वहां भी पास के आधार पर आप अनुदान देते हैं, इसी सरकार ने उसको दिया, एक वित्तरहित का स्टिग्मा खत्म हुआ है। लेकिन 2014 के बाद उनके भी अनुदान नहीं आए, 15 के बाद उनके अनुदान नहीं आए। तो फिर ये अनुदान समय पर क्यों नहीं आता है? और सरकार की चिट्ठी है कि 70 और 30 के आधार पर 70% शिक्षकों और कर्मियों के बीच में और 30% महाविद्यालय के विकास पर खर्च होगा। लेकिन एक भी महाविद्यालय ऐसा मुझे नहीं मिला है, शायद अपवाद में कुछ हो जहां मैं नहीं गया हूं, जहां शिक्षकों ने दबी जबान में मुझे यह नहीं बताया हो कि कहीं भी 70-30 के हिसाब से बंटवारा नहीं हो रहा है। अनुदान की राशि का क्या हाल है? अनुदान की राशि जब आती है तो मैनेजमेंट पहले ही उनसे विड्रॉल पर साइन करा लेता है। सपोज कीजिए अगर उनको 2 लाख रुपया अगर जाना है तो 1 लाख रुपए पर पहले ही विड्रॉल पर साइन हो गया, यानी 1 लाख रुपया उनके खाते में तो 2 लाख रुपया जाएगा, लेकिन 1 लाख रुपया उनको फिर मैनेजमेंट के हाथ में सौंप देना है। क्या आप मनरेगा के मजदूरों को, भारतवर्ष के किसानों को उसके खाते में सीधे पैसा आप भेज सकते हैं? और क्या जो शिक्षक पिछले 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्षों से विभिन्न महाविद्यालयों में काम कर रहा है, जो हमारे वित्तरहित अनुदानित महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज हैं या इंटर कॉलेज हैं या फिर विद्यालय हैं वित्तरहित, क्या उनके शिक्षकों को और कर्मियों को आप सीधे उनके बैंक खाते में पैसा नहीं डाल सकते हैं? ये क्या है? ये इस पर क्यों नहीं सोचा जाए कि सरकार कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के दबाव में है, मैनेजमेंट के प्रभाव में है? और मैं तो ये कहता हूं कि जो लोग विधान परिषद में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने गए, वे लोग भी इस मामले में मैनेजमेंट के साथ मिले हुए हैं, इसलिए कि इन लोगों में से किन्हीं ने ये 70-30 के बंटवारे पर कभी दबाव नहीं बनाया है। इन लोगों ने कभी इस बात की लड़ाई नहीं लड़ी है कि वो गरीब शिक्षक जिसका अनुदान का पैसा सरकार भेजती है और मैनेजमेंट उसका पहले ही उससे विड्रॉल भरवा लेता है, उससे चेक कटवा लेता है। मैं जानता हूं कि इन बातों को खुलकर कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है और मेरे भी चुनाव पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन चुनाव अपनी जगह पर है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना ये एक एक व्यक्ति की जवाबदेही है। इसलिए जो हमने देखा है उस पर निश्चित रूप से हम चर्चा करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे खुल के। अंगीभूत महाविद्यालयों का क्या हाल है, जो कंसर्वेंट कॉलेजेस हैं? एक जमाने में पटना विश्वविद्यालय इस देश का 7वां विश्वविद्यालय था। पटना कॉलेज इस देश का 5वां कॉलेज था। मुजफ्फरपुर का लंगट सिंह महाविद्यालय 1899 में इसको खोला गया था, उस समय इसका नाम दूसरा था। इसी तरह से भागलपुर का टीएनबी कॉलेज था, जहां लोग समझते थे कि अगर वहां एडमिशन मिल गया तो फिर उनके भविष्य उनके सुरक्षित थे। आज क्या स्थिति बन गई? मैं जब संगठन में था तो हम लोगों ने पुरजोर आवाज बुलंद की कि सर्च कमेटी होनी चाहिए, सर्च कमेटी से कुलपतियों की नियुक्ति होनी चाहिए। क्यों ऐसा हुआ? विधान परिषद में कांग्रेस की श्रीमती ज्योति ने, उस समय वो एमएलसी हुआ करती थी, उन्होंने कहा कि भाई कुलपतियों की नियुक्ति में कितने पैसे लिए जाते हैं? 1 करोड़ लिए जाते हैं, 2 करोड़ लिए जाते हैं। तो विधान परिषद के पटल पर वो बातें हैं, अखबारों में आई सारी बातें। हम लोगों ने इस बात को कहा कि सर्च कमेटी होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए कुलपतियों की नियुक्ति का। लेकिन हाल के दिनों में जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति हो रही है, उसके बारे में सबको पता है क्या विश्वविद्यालयों में चल रहा है।
किस तरह से सभी मामलों में शिक्षकों और कर्मियों के दोहन और शोषण की बात हो रही है। पहले हम लोग महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की बात सुनकर ही कांप जाते थे कि अरे इस सीट ऑफ लर्निंग में भी ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन अब ये आम बात हो गई है। सिंडिकेट की बैठक नहीं होती है, सीनेट की बैठक नहीं होती है, उसको टालने का प्रयास होता है ताकि कुलपति अपने ढंग से विश्वविद्यालय को चलाते रहे। एक एक कुलपतियों को 3-3 जगह का प्रभार आपने देकर रखा हुआ है, यानी समय पर कुलपतियों की नियुक्ति भी यहां नहीं हो सकती। अब तो ऐसा लगता है कि एकेडमिक कुलपति और एडमिनिस्ट्रेटिव कुलपति की जरूरत यहां पर पड़ेगी, क्योंकि ऐसा हम देख रहे हैं। शायद बिरले ही कोई विश्वविद्यालय यहां ठीक से चल रहा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि मैं हायर एजुकेशन को मैंने राजभवन पर छोड़ दिया है, महामहिम जी पर छोड़ दिया है। महामहिम की तरफ से प्रयत्न हो रहे हैं, मीटिंग वगैरह होती रहती है, हम लोग सुनते हैं। लेकिन एक जो विश्वविद्यालयों में जो गतिरोध कायम है, विश्वविद्यालय में जो शिक्षण का काम रुका हुआ है, छात्र नहीं आ रहे हैं। और छात्र क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए कि कहीं ना कहीं ये जो आपने जिस सिलेबस का निर्माण हुआ है वो लगता है कि वो पुराना पड़ रहा है। आज उनका झुकाव वोकेशनल कोर्सेज की तरफ है, ज्यादा व्यवसायिक शिक्षा की ओर जा रहे हैं। लेकिन व्यवसायिक शिक्षा में कोई परमानेंट टीचर नहीं होता है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं और विभिन्न महाविद्यालयों में घूमकर पढ़ाने का काम करते हैं। तो इस तरह से जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वोकेशनल कोर्सेज में मिलनी चाहिए, अभी मैं ITI वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पॉलिटेक्निक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हमारे यहाँ जो वोकेशनल कोर्सेज चल रहे हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। BCA है, BBA है, फिशरीज है, बीलिव है, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से जो उच्च शिक्षा का जो क्षेत्र है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से एक स्टैंडर्ड कायम होना चाहिए, एक जिसमें हम यूं कहें कि रिसर्च ओरिएंटेड हमारा इम्फेसिस होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इस पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। तो आखिर बिहार के शिक्षा को जो शिक्षण संस्थान है, उन शिक्षण संस्थानों की दशा और दिशा कैसे बदली जाएगी? ऐसा नहीं है कि इसको बदला नहीं जा सकता है। सभी स्तरों पर, वो चाहे हमारे विद्यालय हो, प्राथमिक विद्यालय हो या माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो, हमारे इंटर कॉलेजेज या +2 कॉलेजेज जो भी आप कहिए वो हो, या फिर हमारे वित्तरहित अनुदानित विद्यालय हो या महाविद्यालय हो, डिग्री कॉलेजेज हो और या अंगीभूत कॉलेजेज हो, सभी में स्थितियों में परिवर्तन हो सकता है। और वह परिवर्तन हो सकता है कि पहले तो वहां जो व्याप्त भ्रष्टाचार है सभी स्तरों पर, आज भ्रष्टाचार की बात हिंदुस्तान में कोई करना ही नहीं चाहता है। हम मानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से वो ईमानदार हैं, इसको सब लोग मानता है, लेकिन क्या वो इस बात की गारंटी कर सकते हैं कि उनके सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या उनके अन्य जो सहयोगी हैं वो उसी तरह से की निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं? और ये सब बात ऐसा नहीं है कि जब आम लोग बिहार के जान रहे हैं इन बातों को, तो ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको नहीं जान रहे हैं। आप तक बात नहीं पहुंचाई जा रही है।
आप चाहें तो वेतनमान दे सकते हैं। जो वित्त रहित अनुदानित डिग्री कॉलेजेज हैं या इंटर कॉलेजेज हैं, उनको वेतनमान मिल सकता है। आपकी इच्छा शक्ति जिस दिन जग जाए, उस दिन जो हमारे प्राइमरी स्कूल या माध्यमिक स्कूल या उच्चतर माध्यमिक स्कूल के जो शिक्षक हैं या कर्मी हैं, उनको बहुत अच्छा वेतनमान दिया जा सकता है। लेकिन ये नौकरशाह आप तक बातों को पहुंचने नहीं दे रहे हैं, और हम लोगों की पहुंच आप तक होती नहीं है। लेकिन सरकार के मुखिया होने के नाते और एक लंबी अवधि तक शासन करते हुए एक समीक्षा तो करनी होगी कि शिक्षा की स्थिति बिहार में किस ओर जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस पर हम सब लोग मंथन करेंगे। न केवल सरकार, बल्कि हम शिक्षक भी मंथन करेंगे, जो वहां के कर्मी हैं वो भी मंथन करेंगे, छात्र हैं वो भी मंथन करेंगे, जो अभिभावक हैं उनकी भी जवाबदेही है, और सब लोग मिलकर एक समावेशी शिक्षा की ओर बिहार को ले जाने का काम करेंगे। साथियों, मैं आपसे लगातार इन विषयों पर चर्चा करता रहूंगा। अलग अलग भी जो समस्याएं हैं उन पर भी चर्चा का कार्यक्रम चलेगा। आप मुझसे जुड़े रहें, मुझे सुझाव देते रहें। मेरा प्रयत्न है कि आपके दुख सुख का साथी बनूं। बहुत बहुत धन्यवाद।